नमस्ते। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहला भाग हमने ये देखा कि झीलें क्या होती हैं। झील अगर टॉपिक हम बात करें, पर्टिकुलर फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। जिन विद्यार्थियों का विषय ज्योग्राफी रहा है उनको तो समझ में आ जाता है, और जीके की दृष्टि से जब आप पढ़ते हो तो उसके लिए तो फिर मेरी पहली वाली क्लास आपको लेनी पड़ेगी, भाग 1। वो देखोगे तब समझ में आएगा कि झील क्या होती है, विवर्तनिक झील क्या होती है, कॉल्डेरा झील कैसे बनती है। अलग अलग टाइप से पिछले पार्ट में हमने पढ़े। इस भाग में हम सीधा राजस्थान पे आ जाते हैं, और राजस्थान में आने के बाद हम ये महसूस करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में झीलों को हम बांटेंगे। राजस्थान की प्रमुख झीलें, सीधे शब्दों में 2 प्रकार की झीलें हैं राजस्थान के अंदर। कौन सी वाली? खारी और मीठी, है ना, लवणीय और मीठी। राजस्थान की झीलों के अगर हम प्रकार की बात करें तो देयर आर 2 टाइप, पहला और दूसरा। एक झीलें हो गई नमकीन, खारी, है ना, खारे पानी की झील, और दूसरे हम कहें मीठे पानी की झील। खारे पानी की झीलें और दूसरी हो गई मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, तो खारे पानी की और मीठे पानी की। खारे पानी को नमकीन झील भी बोल सकते हैं, हम इसको लवणीय झील भी बोलते हैं ना, साल्टी लेक। लवणीय, जिसमें लवण ज्यादा हो। लवण मतलब जहां से नमक उत्पादन होता है। लवणीय झील का मतलब क्या? जिसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो, जहां से नमक ज्यादा उत्पादन किया जाता हो, मतलब खारा पानी हो। तो पहली वो होगी, दूसरी मीठे पानी की होगी। तो राजस्थान के अंदर झीलों के जो प्रकार है उनको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो 2 भागों में डिवाइड कर लिया है तो बात यहां पर क्लियर हो जाती है जी। क्लियर है? 2 प्रकार की झीलें। अब आप कहोगे सर आज की क्लास में तो आप पढ़ाने वाले हो खारे पानी की झीलें, राजस्थान की प्रमुख झीलों में। आज इस क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो है पार्ट 2 के अंदर। बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। क्लास में ही सब कुछ याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग। तो यहां हम बात करेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की, तो खारे पानी की झीलें कौन कौन? थोड़ा व्हाइट में, बैकग्राउंड ही व्हाइट है, क्या करूं? व्हाइट में लेकर दिखता बढ़िया होगा, नहीं दिख रहा तो आगे दिखा दूंगा। तो राजस्थान की प्रमुख झीलों में 2 प्रकार की झील है, एक आपकी खारे पानी की और एक आपकी होगी मीठे पानी की। आगे आ जाओ, मैप लगा हुआ 41 जिलों के अनुसार। जिले जिले बहुत करते हो तुम लोग। तो जिलों के अनुसार थोड़ी बात करेंगे। नवीन जिलों के हिसाब से कौन सी झील कहां पर स्थित है, इसकी एक बेसिक सी ट्रिक्स है, हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े है। चलो इसको पीछे वाली लाइन पे लिख देता हूं यहां पर, कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब ये ट्रिक आपके दिमाग में होनी चाहिए। उस ट्रिक को पढ़ करके राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो आप सब क्लियर कर लोगे। अब ये ट्रिक बड़ी शानदार है, लिखिएगा, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। खारे पानी की झीलें। अब परीक्षा में जो प्रश्न आता है, कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है। अब वहां पर तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 तो खारे पानी की, 1 मीठे पानी की, या मिलान करने वाला भी आ सकता है, या स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि भाई ये खारे पानी की झील है, भले ही हो मीठे पानी की। तो वो स्टेटमेंट आपको रॉन्ग करना है। तो इस प्रकार से तैयारी करके जाओ, आपको सारा जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। तो देखो यहां पर, साड़ी का पल्लू कुत्ता
फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब थोड़ा याद करना पड़ेगा। सा से सांबर, जो कि भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी सॉल्टी लेक है। सा से हो गया आपके सांबर झील। डी से हो गया डीडवाना कुचामन, जो कि डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। पहले नागौर हुआ करता था, अब नवीन जिलों के हिसाब से हम इसे डीडवाना कुचामन पढ़ेंगे। तो डीडवाना झील होगी, ठीक है, डीडवाना, डीडवाना झील। अब डीडवाना झील है तो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। अलग से इसको आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भी हाँ मैं डीडवाना बोलूँ, डीडवाना कुछ, ठीक है, डीडवाना झील है। साड़ी, तो सा से सांबर झील, डी से डीडवाना झील। क पे दो जिले हैं, नाम अलग अलग है, कावोद है और कोछोर है ना। इसको हम मैप में क्लियर करेंगे, कावोद कहाँ है, कोछोर कहाँ है। फिलहाल के लिए ट्रिक से पढ़ लीजिए, ये कावोद हो गई और कोछोर हो गई। कावोद, कोछोर, कावोद और कोछोर भी आपके क्या हो गई, खारे पानी की झील हो गई। तो साड़ी, अभी तो साड़ी है, अभी पल्लू भी आएगा, कुत्ता भी आएगा, कुत्ता साड़ी के पल्लू को खींचेगा। याद करिए आगे, साड़ी का पल्लू प से अपनी पचपदरा है, लूणकरण से है, वेस्टर्न राजस्थान की ओर चले जाओ, पचपदरा बालोतरा जिले के अंदर पचपदरा झील होगी। ल से अपनी लूण करणसर झील होगी। अब लूण करणसर है बीकानेर के अंदर, पचपदरा हो गई बालोतरा जिले के अंदर। मैप से भी बताऊंगा, चिंता न करें। तो ये फिलहाल ट्रिक पढ़ लीजिए, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कू से कुचामन होगी, एक ही बात है वैसे, डीडवाना कुचामन, तो फिर भी हम लिख लेते हैं कुचामन। और त से हो गई ताल छापर, और ताल छापर छुरू के अंदर। इसका प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ताल छापर, तो ताल छापर कुत्ते से हो गई, ताल छापर हो गई, और अपना कुचामन हो गई। फ से फलोदी हो गई, और ड से हो गई डेगाना की झील, ठीक है। फ से फलोदी, फलोदी नया जिला बन गया, अब ऐसे अलग से जोधपुर में मत करना इसको। फलोदी झील, और ड से डेगाना झील। अब ये देखो सामने, मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज है और टाइम देके पढ़ा रहा हूँ। ये यूट्यूब नहीं है कि हम फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर ले ये वो। यहाँ पर आपको थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। खारे पानी की झीलों की ट्रिक है, बड़ी शानदार बेसिक सी ट्रिक है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि यहां पर आपको इस प्रकार से याद रखना है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सा से सांबर, सांबर एक, सांबर डीडवाना झील है, कावोद झील है, कोछोर है, पचपदरा है, लूणकरणसर है, कुचामन है, ताल छापर है, फलोदी है और डेगाना झील है। अब ये तो मैंने यहां पर बता दी है। अब थोड़ा मैप में भी देख लो ताकि आपको लोकेशन पता हो, कौन से जिले में स्थित है ये भी पता हो। और वैसे पीडीएफ क्लास के नीचे है अवेलेबल, वहां पर देख लिया करो, ठीक है। सबसे पहले अब आगे पढ़ेंगे, एक एक झील के बारे में पढ़ेंगे और गहराई के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हम बात करें साड़ी से ही बात करें तो सा से सांबर झील है। तो सांबर झील है तो जयपुर में भी है, अजमेर में भी है, मतलब एक से ज़्यादा जिलों के अंदर है। जयपुर है, अजमेर है, आपका डीडवाना कुचामन जो जिला है, तो ये तीनों जिलों में इसका विस्तार है। यहाँ पर देखेंगे हम सांबर झील, सांबर झील का विस्तार जयपुर, ज्यादातर तो 90% जयपुर में ही है, बाकी थोड़ा बहुत डीडवाना, अजमेर, इनकी सीमा पर स्थित है। तो हम कहेंगे कि ये आपके यहां पर है, ठीक है, ओके। साड़ी, डी से डीडवाना, तो डीडवाना, डेगाना, कुचामन यहीं पर है, डीडवाना, डेगाना झील, ये सब आपके डीडवाना कुचामन जिले के अंदर करेंगे, ठीक है। मतलब नागौर के अंदर मत करना। हम इनकी बात करें, डीडवाना तो आपके डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत हो गए, और डेगाना झील है वो नागौर के अंदर है, ठीक है। डेगाना नागौर के अंदर हो जाती है। फिर फलोद साड़ी का तीसरा देखिएगा, कावोद और कोचोर झील है। कावोद झील कहाँ है, कोचोर झील कहाँ है। कोचोर है वो आपकी सीकर के अंदर स्थित हो जाती है, और कावोद झील है तो जैसलमेर के अंदर है ना। कोचोर है तो सीकर के अंदर,
देखो कोवोद है तो सीकर के अंदर, कोवोद सीकर के अंदर, और कोछोर है तो वो जैसलमेर के अंदर है। कावोद और कोछोर, कोछोर जैसलमेर में होगी, कावोद सीकर में होगी। साड़ी का क्या हो गया यहां पर, इसको देखिए, पल्लू पचपदरा और लूणकरण सर। पचपदरा, पचपदरा है तो बालोतरा जिले के अंतर्गत, पचपदरा बीकानेर में आएगा तो लूणकरणसर झील है। लूणकरणसर आपके बीकानेर के अंदर हुई, पचपदरा हो गई। अब इसके अलावा साड़ी का, पल्लू, कुचामन हो गई, ताल छापर हो गई, तो कुचामन वगैरह यहां पर। ताल छापर है तो चूरू के अंदर है। चूरू में क्या है, ताल छापर। ताल छापर झील कहां पर हो गई, चूरू के अंदर। ये भी आपके खारे पानी की झील है जो राजस्थान में स्थित है। आगे देखो कुचामन होता, फलोदी डेगाना, फलोदी तो फलोदी जिले के अंदर, फलोदी हो गई। इसके अलावा बाप है ना, ये बाखासर, बाप, पोकरण और बाखासर लिखिएगा। बाखासर बाड़मेर के अंदर है, बाखासर बाड़मेर के अंदर, बाखासर बाड़मेर के अंदर है। बाप है वो फलोदी जिले के अंदर है, बाप है वो आपकी फलोदी जिले के अंदर है। बाकासर हो गया, बाप हो गया, पोकरण हो गया तो जैसलमेर के अंदर है। पोकरण झील आपकी जैसलमेर के अंदर है। ये लो इतनी सारी खारे पानी की झीलें। देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के अंदर झीलों का संकेंद्रण आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है, हाँ जी, झीलें जहां थी वहां तैतीस सागर था, तो जो डेजर्ट वाला एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत कि यहाँ पर खारे पानी की झीलें, बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए तैतीस सागर। तो तैतीस सागर के अवशेष है जहां थे वहां आपकी खारे पानी की झीलें है। और रेवासा झील है तो वो आपकी सीकर के अंदर स्थित है, जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। रेवासा झील सीकर है ना, कोवोद सीकर, रेवासा झील सीकर। रेवासा सीकर, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा उल्लेख, कर्नल जेम्स टॉड ने इस झील का क्या किया था, उल्लेख किया था। तो आपकी जो रेवासा झील है इसका भी प्रश्न कई बार आता है, कोवोद वहां पर हो गई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बाप फलोदी के अंदर है, वो भी मैंने लिखवा दिया, बाप लिखा दी। बाकासर है, बाकासर बाड़मेर का एक नमक उत्पादन केंद्र है, तो ये भी बाकासर भी अलग से मैंने लिखवा दिया है। सारी झीलें हो गई। कावोद खारे पानी की एक बढ़िया झील है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर वाली, सॉरी कावोद क्या, कोछोर वहां हो गई, कोवोद यहाँ हो गई, दोनों अलग अलग है। कोछोर सीकर के अंदर है, काछोर या कोछोर, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिखवा दिया, सही करते हैं इसको। कोछोर यहां पर है, कोछोर या काछोर, और यहां पर है वो कावोद झील है, ये कावोद झील है। और कावोद बार बार क्या है कि जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हो जाता है। वापस से मैंने सही कर दिया है। कोछोर सीकर की हो गई, कावोद है वो जैसलमेर की हो गई। तो ये सारी झीलें जो हैं राजस्थान में कौन से जिले में कौन सी झील स्थित है, ये सारा A to Z है वो लिखवा दिया है। लूणकरणसर झील जो आपकी बीकानेर में है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। ठीक है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है, लूणकरणसर। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की, तो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। हालांकि नमक यहां पर कम उत्पादित होता है, लेकिन हम नॉर्दर्न राजस्थान की बात करेंगे, ये थोड़ा और ऊपर है, तो इसको कहेंगे कि ये
उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। हालांकि ताल छापर चूरू की ओर जाओगे लेकिन वो इससे भी ज्यादा ऊपर ये स्थित है, आपको इसका ही याद रखना है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखें। अब हम सीधा चलेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलों की ओर, और यहां से स्टार्ट करेंगे कि दो प्रकार की झीलें हैं। आज का टॉपिक खारे पानी की झीलें हैं, तो खारे पानी पर हमारा फोकस रहेगा। और खारे पानी की झीलों को हमने कुछ इस प्रकार डिवाइड किया है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, सांबर झील कहां पर है, सांबर हो गई, फिर आपका डीडवाना हो गई, तो ताल छापर, डीडवाना, सांबर, कोछोर, रेवासा, बाखासर, बाप, काउद, पोकरण, लूणकरण सर, ये सब आपकी खारे पानी की झीलें जो राजस्थान में स्थित है, हमने उसकी बात की थी। अब हम राजस्थान की झीलों के अंतर्गत सीधा आएंगे कहां पर, सबसे बड़ी झील उसके ऊपर आएंगे, और खारे पानी की झीलों की हेडिंग लगा दीजिए, प्रमुख खारे पानी की झीलें। इसका रीजन भी लिख देते हैं, राजस्थान की खारे पानी की राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों की बात करें, उसकी हम यहां पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कारण, गुरुजी ये झीलें खारी क्यों हैं, लिख लीजिए। पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पूरे इंडिया में राजस्थान में पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर 33 सागर के अवशेष थे, तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें यहीं पर देखने को मिलती है। पूर्व में पूर्व में जहां पूर्व में जहां 33 सागर था, एक बहुत बड़ा विशाल सागर था जिसके अवशेष यहाँ इंडिया वाली भूमि पर देखने को मिलते हैं। पूर्व में जहां 33 सागर था, वहां पर खारे पानी की झीलें तो खारे पानी की झीलें कहां पाई जाएगी, जहां जहां 33 सागर के अवशेष है वहां वहां खारे पानी की झीलें पाई जाती है। पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें यहीं पर हैं। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है, राजस्थान स्टेट में। और राजस्थान में भी जिला पूछ लेवे तो डीडवाना कुचामन करके आना, यहां पर राजस्थान में डीडवाना कुचामन में सर्वाधिक, राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिले में सर्वाधिक। तो राजस्थान में तो डीडवाना कुचामन जिला है जहां पर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें है, और इंडिया में राजस्थान है जहां पे सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें है। और खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले 33 सागर था। मैं पहले वाली क्लास और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन जब हम पढ़ते हैं तब हम ये गहराई से पढ़ते हैं कि भाई बीच में 33 सागर था, ऊपर आपका अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था। सबसे पहले तो एक पेंजिया था जिसका विखंडन होने से वो 33 सागर, और मतलब पेंजिया के चारों तरफ आपका पैंथला सा सागर था, तो वही आपका 33 सागर उसी का ही अवशेष है। ऊपर में अंगारा लैंड है जिससे सारे महाद्वीप बनते हैं, नीचे दक्षिणी महाद्वीप है वो आपके गोंडवाना लैंड भूमि से बनते हैं, जो कि पेंजिया का ही पार्ट था। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उस समय ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब आगे आ जाइए राजस्थान की झीलों के अंतर्गत, तो सबसे पहली झील लिखिए सांबर झील नंबर 1। और शायद राजस्थान में खारे पानी की झीलों की जब हम बात करते हैं तो सांबर का नाम ही आता है। सबसे बड़ी झील है सांबर लेक, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लेक ऑफ राजस्थान,
और नमक उत्पादन भी पूरे भारत का सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। सांबर झील की बात करेंगे, ठीक है। सांबर झील कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन वगैरह, स्थिति, विस्तार और सब कुछ। आइए, ये सांबर लेक है, ठीक है। आप कभी रेल रेल के रास्ते से जाए हो तो ये रेल रोड है ना, रेल रूट है पूरा, उसके बीच में से निकलती है, ठीक है। सांबर झील है पूरी, ठीक है, रेल रूट है ये। आइए इसके ऊपर बात करें। आ जाओ आ जाओ, बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। एक एक चीज है वो आपके सांबर झील के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, सांबर झील सबसे पहले कहाँ पर है, इसका ज्यादातर भाग है वो फुलेरा जयपुर में ही है। सबसे पहले लिखिएगा, सांबर झील आपकी कहां पर है, फुलेरा तहसील, जयपुर। पर कभी कभी क्या बारिश वगैरह ज्यादा हो जाए, विस्तार भी ज्यादा हो जाता है, तो ये मान लो छोटे एरिया तक सीमित है, लेकिन बारिश ज्यादा होगी थोड़ा और आगे तक फैल गई, तो हम कहेंगे कि इस झील का जो विस्तार है वो कहां पर है, सांबर जो है, सांबर झील जो है फुलेरा तहसील जयपुर की है, वहां पर ये आपकी झील है वो स्थित है। और इसके अलावा जो है इसका विस्तार कहां कहां पर कितने जिलों में है, अगला प्रश्न ये आता है कि आपकी जो सांबर झील है उसका विस्तार कहां है, 3 जिलों के अंदर है। अब 3 जिले कौन से, पहला अपन ने जयपुर देखा, ठीक है। जयपुर के अलावा जो आपका अजमेर क्षेत्र है, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, इसके अलावा जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन जिला, मैप में भी देखा था मैंने, डीडवाना कुचामन जिला। तो जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन कैसे देखोगे, जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन जिले, यहां पर सेंटर पॉइंट में जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, डीडवाना, तो इसके बीच में बॉर्डर, तीनों के बॉर्डर पे इसका विस्तार है। तो जयपुर, अजमेर, डीडवाना, इन 3 जिलों में इसका विस्तार है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कहोगे आप इसको, क्या बोलोगे, राजस्थान की सबसे पुरानी झील, राजस्थान की सबसे पुरानी झील, और राजस्थान की सबसे पुरानी झील है तो वो भी आपकी सांबर ही है, ठीक है। राजस्थान की ओल्डेस्ट झील, अब ओल्डेस्ट है तो सर इसका उल्लेख कहां मिलता है, किसने इसका निर्माण करवाया था, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, ठीक है। तो प्राचीनतम झील है तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, बिजोलिया शिलालेख जो आपके 1170 ईस्वी का है, उसमें 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख के अंदर आपके सांबर झील का उल्लेख मिलता है। और ये कहा गया है कि ये जो सांबर झील है ना, वासुदेव चौहान ने बनाई थी। चौहान राज्य का संस्थापक आपके आज से 1500 साल पहले, 550 के दशक के अंदर सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, ये आपका यहां पर इसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। निर्माण वासुदेव चौहान ने, चौहानों का आदि पुरुष
निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा कहते हैं कि वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण कराया। इसका उल्लेख आपके 1170 ईस्वी के बिजोलिया लेख के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये प्राकृतिक झील है, ऐसा नहीं कि इसको बनाया गया, नेचुरली बन गई थी। ऐसे इसका स्ट्रक्चर है कि पानी इकट्ठा होता गया, खड्डा था तो बन गई ये। तो भौगोलिक संरचना की दृष्टि से आप कहोगे पूर्णतः प्राकृतिक झील है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्णतः प्राकृतिक झील है। इसका स्टेटमेंट आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या ये भौगोलिक है, मानव निर्मित है, आदि प्राकृतिक है? तो पूरी तरह से प्राकृतिक झील है। पूर्णतः पूरी तरह से ये प्राकृतिक झील है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पूरी तरह से प्राकृतिक झील हो जाती है। और हम बात करें, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की झीलों के अंतर्गत। पहली झील की बात करें तो चिल्का झील ओडिशा है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील, भारत की सेकंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब जब मैं सारी चीजें लिखा रहा हूं तो साथ में अन्य भी लिखूंगा। तो फर्स्ट जो है वो कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा। अब चिल्का झील जो उड़ीसा वाली है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और राजस्थान वाली जो सांबर है वो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील। ये भी अच्छा प्रश्न है। निर्माण, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमें पता चल गई, किसने इसका निर्माण करवाया था। सांबर झील का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, ये किस प्रकार की झील है ना, प्राकृतिक झील है, सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट झील है। हम इस झील के बारे में अब थोड़ा इसका विस्तार वगैरह देख लेते हैं। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी, ये भी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया। अब इसका लंबाई, आकार, विस्तार वगैरह, कौन कौन सी नदियां इसमें गिरती है, नदियों वाला प्रश्न अलग से पूछा जाता है। जो 4 नदियां गिरती है, अब वो नदियों की डायरेक्शन पूछ ली जाती है। तो उत्तर से 3 नदियां आती है, एक दक्षिण से आती है रूपनगढ़। चारों नदियों के प्रश्न आते हैं। मैप से थोड़ा समझोगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके विस्तार वगैरह के संबंध में सारी चीजें देख लीजिए कि कौन सी झील है आपके कहाँ है। ठीक है, कौन सी झील आपके कहां पर स्थित है। मतलब इस सांबर झील की स्थिति विस्तार के संबंध में। सांबर की हम बात करें, स्थिति, विस्तार, अवस्थिति, लोकेशन, कहां पर ये झील सिचुएटेड है, इसके बारे में पूरी बातें A to Z, सारी बातें A to Z पढ़ेंगे। सबसे पहले सांबर झील का जो आकार है वो है आयताकार। कैसी झील है? देखो आयत जैसी दिख रही। अब आप इसको देखोगे आयत जैसी दिख रही है। पहला लिखिएगा, आकार कैसा हो गया? आयत का जैसा। आयताकार झील है। सांबर कैसी हो जाती है? आयताकार झील है। लंबाई 32 किलोमीटर है, चौड़ाई आपकी 3 से 15 किलोमीटर है। क्षेत्रफल बढ़ता रहता है, घटता रहता है। लंबाई, चौड़ाई।
लंबाई 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर तक इसका विस्तार है कि ये आगे लगभग 32 किलोमीटर तक ये फैलाव है इसका। और चौड़ाई अगर बात करें 5 से लेकर के 13 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। क्षेत्रफल वाला प्रश्न हालांकि पूछे ना पूछे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए कि इसका जो एरिया है वो कहां तक, कितने एरिया में ये झील फैली हुई है। तो 190 वर्ग किलोमीटर से 225 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक इसका पूरा एरिया है। तो क्षेत्रफल आप पूछे तो याद रखना 190 से 230, 190 से 230 स्क्वायर किलोमीटर। लंबाई किलोमीटर में आएगी, एरिया है तो लंबाई किलोमीटर, लंबाई चौड़ाई सब किलोमीटर में आएगी। और जब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मतलब स्क्वायर आकार के अंदर। आयताकार है, लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ये सांबर झील के बारे में हमने देखा। अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर का है इसका। इसका अपवाह क्षेत्र है वो आपके 500 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब इसकी जो नदियां है, जो इसमें आकर के पानी जल गिराती है, बारिश का जो पानी जहां जहां से इसमें आता है, वो 500 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये सांबर झील के बारे में हम इतना पढ़ते हैं इसके संबंध में। ठीक है, आयताकार है। अब एक प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, सांबर झील के अंदर गिरने वाली जो नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न आता है। आइए बात करते हैं, हर परीक्षा में आता है। सांबर झील में गिरने वाली नदियां, तो सांबर झील में गिरने वाली नदियों की संख्या कितनी है, पहले तो याद रखो 4 है। कितनी है? 4। सांबर झील में कितनी नदियां आके गिरती है भाई? 4 नदियां आके गिरती है गुरुजी। कौन कौन सी गिरती है, किस प्रकार से गिरती है? चलिए आइए पहले मैप लगा देते हैं, लोकेशन भी लगाएंगे, सारी चीजें देखेंगे। ये लो भाई सांबर झील है, लो ये लो बीचों बीच। अब राजस्थान का मैप भी लगाना बहुत जरूरी है। यूं कोई यूट्यूब की क्लास थोड़ी है भाई, यूट्यूब पे तो फटाफट रिवीजन होता है, ये है सिलेक्शन वाली क्लास। तो इधर थोड़ा मैप भी लगा लेते हैं राजस्थान का, ताकि तुम्हें पता चले कौन सी झील, इस झील के अंदर कौन सी नदी है वो कहां से आ रही है। मेरा उद्देश्य ये है कि क्लास में तुम्हें सब कुछ याद करवा दूं। तो राजस्थान में उत्तरी दिशा से कौन सी नदी आकर के सांबर झील में गिरती है, दक्षिणी दिशा से आकर के कौन सी नदी गिरती है, उत्तर से मैंथा या मेढा क्या के गिरती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तरी दिशा से मैंथा या मेढा, मैंथा या मेढा, मैंथा या मेढा, ये नॉर्थ से आकर गिरती है, उत्तर से। दक्षिण से जो नदी आकर के सांबर झील में गिरती है वो है आपकी रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी, और ये गिरती है दक्षिण से। फ्रॉम साउथ डायरेक्शन, दक्षिणी दिशा से जो नदी आकर गिरती है वह रूपनगढ़ है। और खारी और खंडेला है वो आपके इसमें और आके गिरती है, खारी और खंडेला। खंडेला है वो आपकी सीकर की हो गई, और खारी है वो डीडवाना कुचामन से। ठीक है, एक डीडवाना कुचामन से भी आके गिरती है, और एक आपके सीकर से आकर गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। खंडेला, खंडेला नदी सीकर से, और एक नदी इसके अंदर आके गिरती है खारी, और खारी है वो आपके कहां से, खारी नदी। खारी नदी कहां से आके गिरेगी? डीडवाना कुचामन जिले से।
डीडवाना कुचामन से खारी आके गिरती है। 4 नदियां यहां पर क्लियर लिख ली है मैंने। पहली है आपकी खारी, दूसरी हो गई आपकी उत्तर से मैंथा या मेडा, तीसरी हो गई आपकी खंडेला और चौथी हो गई आपकी रूपनगढ़। ये 4 नदियां आकर के सांबर झील में गिरती है। परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना अच्छे से। 4 नदियां आके गिरती हैं। खाम खां शक कर रहे हो तुम लोग मेरे पे, खाम खां से कैसे याद करोगे? ख से खारी, म से मैंथा, ख से खंडेला। खाम खां तुम लोग अपने रूप का घमंड करते हो। ये रूप तो जवानी के साथ ढल जाएगा बेटा, है? कल बूढ़े हो जाओगे। ये इसकी ट्रिक है। तो खाम खां रूप का घमंड ना करो भाई। खाम खां रूप। खारी मेंथा खंडेला रूपगढ़, खारी मेंथा खंडेला रूपनगढ़, खारी मेंथा खंडेला रूपनगढ़। याद नहीं हुआ तो बोलो भाई। अरे हो गया ना। हाँ, फिर क्यों चिंता करते हो? मजा आएगा। 2 दोस्तों को और बताया करो, बैच में पढ़ने के 10 फायदे हैं। देखो, 2 प्रकार की नदियां, ट्रिक हो गई। ट्रिक के बाद में हमने इनको मैप के अंदर देख लिया। अब खारे पानी की झीलों की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी देखा, सांबर झील के बारे में देखा, सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है वो भी देखा। अब सांबर में हम और आगे बढ़ चुके हैं, लंबाई चौड़ाई सब देख लिया। अब आगे अन्य जो है उनके संबंध में देखेंगे। इसमें एक मैंथा नदी के बारे में हमेशा याद रखना, नोट करके। मैंथा नदी हम सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहा कर लाती है। मैंथा नदी सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंथा नदी। अब थोड़ी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति यहां पर थोड़ा सा सांबर झील के बारे में देख लेते हैं कि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, ग्लोब पर इसकी लोकेशन क्या है वो भी देख लीजिए। ग्लोब पर सांबर झील की सांबर झील की ग्लोब पर लोकेशन क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरी होंगे, क्योंकि उत्तरी अक्षांश है तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार उत्तरी है। देशांतरी विस्तार राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो पूर्वी देशांतर होता है, और राजस्थान हो चाहे इंडिया हो अक्षांशीय विस्तार हमेशा उत्तरी है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। समझ गए बात को? तो इसलिए 27 से 29 और 74 75 अक्षांशीय विस्तार लिख लेता हूं पहले। अक्षांशीय विस्तार, फिर आता है देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखोगे, अक्षांश के हिसाब से 27 डिग्री से 29 डिग्री, 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपसे पूछ ले, कई बार एग्जामिनर अपनी लुगाई से लड़के आया होता है, हो सकता है कि थोड़ा कठिन प्रश्न बनाने का सोचे, देखे कि देशांतरी विस्तार में कितना है, 74 और 75 1 डिग्री देशांतर, और अक्षांश के हिसाब से 27 28 29 3 हो गया, यहाँ 1 नहीं 2 कहोगे, 74 और 75
तो 74 भी पूरा आता है, 75 भी पूरा आता है। 2 आड़ी लाइनें हैं, देशांतर के हिसाब से 2 आड़ी लाइनें आती है और अक्षांश के हिसाब से 3 आड़ी लाइनें हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे अक्षांशीय विस्तार के अंदर 27, 28 और 29, तो हालांकि 2 तो है लेकिन विस्तार 3 तक है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। देशांतर के हिसाब से 1 और 2 में इसका विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार बता दिया, देशांतर विस्तार इसका बता दिया। अब सांबर झील की जो इंपॉर्टेंस है और सांबर झील में जो नमक उत्पादन का काम है वो कितना होता है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन का काम सांबर झील से होता है। पूरे भारत का 8.70% नमक उत्पादन सांबर झील से होता है। ठीक है, देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर से, कितना 8.70%। 8.70% पूरे भारत का लगभग 9% नमक राजस्थान की मात्र एक झील, और भी बहुत सारी झीलें हैं लेकिन यहां पर पूरे भारत का लगभग 9% नमक उत्पादन राजस्थान से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखिएगा नमक उत्पादन का कार्य जो सांबर साल्ट लिमिटेड, ठीक है, सांबर साल्ट लिमिटेड नमक उत्पादन का कार्य, सांबर झील से नमक उत्पादन, नमक उत्पादन सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और सांबर साल्ट लिमिटेड का प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा, और सांबर साल्ट लिमिटेड की हम बात करें तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। किसका है? भारत सरकार का, केंद्र सरकार का उपक्रम है। और 1964 में इसकी स्थापना होती है। 1964 में इसकी क्या होती है? 1964 में स्थापना है, सांबर साल्ट लिमिटेड है। सांबर साल्ट लिमिटेड जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी। तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड, और सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में सांबर झील से नमक उत्पादन का काम है वो किया जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और केंद्र सरकार की इसके अंदर 60% भागीदारी है, राजस्थान सरकार की 40% भागीदारी है। सांबर साल्ट लिमिटेड की हम बात करें, 60-40 वाला थोड़ा याद रखना। इसके अंदर आपका भारत सरकार अनुपात राज्य सरकार का योगदान अगर देखें तो 60% और 40%। ये वाला प्रश्न भी अलग से कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ये भी मोस्ट है, याद करो इसको भी। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे। हाँ जी, अच्छा प्रश्न है। इसकी भागीदारी को लेकर के कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मोस्ट सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है, जो राजस्थान सरकार की इसमें भागीदारी कम है, 50 से कम होगी तो केंद्र सरकार का हो गया। इसका मालिक वो है, राजस्थान की इसमें भागीदारी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की HCL की सहायक कंपनी है। ठीक है,
तो जो नमक उत्पादन का कार्य है यहां पर सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रश्न कई बार जिक्र किया जाता है परीक्षा के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 30 सितंबर 1964 को इसकी स्थापना होती है। 13 सितंबर 1964, 30 सितंबर 1964 को सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना होती है। तो ये इसके संबंध में सारी चीजें यहां पर आप लोगों को याद रहनी चाहिए। याद रहेगी? ओके ओके। अब सांबर के अंदर जो नमक उत्पादन वगैरह है वो कैसे किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, उसकी बात करेंगे। सांबर में नमक उत्पादन, जो सांबर झील है यहां से नमक उत्पादन का काम अधिकांशतः क्यार विधि से किया जाता है। क्यारे मतलब चौकोर खाने बना दिए जाते हैं, बाउंड्री बना दी जाती है, उसमें पानी भरा जाता है नमक वाला। वो जब सूखता है वाष्पोत्सर्जन की इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू, तब पीछे जो नमक बनता है उसको यूं इकट्ठा कर लिया जाता है, बड़े बड़े हाँ गुंबद बना लिए जाते हैं। वो है आपका क्यार विधि से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। सांबर में क्यार विधि से नमक तैयार किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सांबर में सांबर में क्यार विधि से नमक तैयार होता है। कैसे? इसको देखो देखो, अब यहां तो देखो ऐसे, अब ये क्यारियां बना ली जाती है ऐसे, मारवाड़ी में कहो जो खोडा बना ले, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पूरी जगह पर सब जगह क्यारियां बना ली जाती है, और यहां पर इसमें है वो जल भर दिया जाता है, ठीक है। नमकीन या जो खारा पानी होता है वो यहां पर भर दिया जाता है, और ये खारा पानी है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। पीछे क्या बचता है? नमक बच जाता है। तो नमक की ढेरी बच जाती है पीछे, और नमक की ढेरी जो रहती है वही सॉल्ट होता है। फिर बाद में उसको प्रसंस्कृत किया जाता है ना, फैक्ट्री में ले जाकर के, तब जाकर के विशुद्ध नमक तैयार होता है। तो ये सबसे पहले याद रखना, क्यार विधि से जो नमक है वो सांबर में तैयार होता है, जहां पर बड़ी बड़ी क्यारियां बना दी जाती है, उसमें नमकीन पानी भरा जाता है सांबर झील वाला, या पानी जहां इकट्ठा है उसके चारों तरफ बाउंड्री बना ली जाती है, और फिर वो एक जगह इकट्ठी की जाती है। यूं नहीं कि बहुत बड़े एरिया में तुम पूरी बड़ी क्यारी बना लो और सूखेगा तब नमक बनाएंगे, नहीं, वो फिर वो टाइम लग जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है जो आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद होती है। बड़ी क्यारियां बनाना पॉसिबल नहीं है, बड़ी क्यारी में पानी एक साथ सूखेगा नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ठीक है, इसके बारे में ये सारी चीजें याद रखनी है। सांबर के बारे में कितना नमक उत्पादन होता है ये सारी चीजें याद रखिए। सांबर झील के बारे में बता दिया। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बात है 1869 की और एक है 1870 की। दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सांबर के संदर्भ में। 1869 में अंग्रेजों ने जयपुर और जोधपुर यूएसएसए से लीज पर ले लिया था। लीज मतलब किराए पर, लंबे समय के लिए, परमानेंट नहीं लेकिन लीज पर, यह ध्यान रखें। 1869 बात है 1869 की।
अंग्रेजों द्वारा इसे, उसमें जयपुर और जोधपुर रियासतों का हक था इसके ऊपर, इस वजह से इनसे लीज पे लिया गया। अंग्रेजों द्वारा इसे जयपुर, जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा जयपुर और जोधपुर की रियासतों से इसे लीज पर लिया गया था 1869 के अंदर। बात आती है 1870 की, 1900 नहीं 1800, उसमें तो अंग्रेज ही चले गए थे। तो बात है आज से 150 साल पहले की। तो 1870 के अंदर सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना, राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है, यह भी ध्यान रखो। सांबर साल्ट म्यूजियम कब बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांबर साल्ट म्यूजियम, सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना, और राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है, राज्य का एकमात्र साल्ट म्यूजियम, राजस्थान का एकमात्र नमक म्यूजियम है। और सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना 1870 में होती है। 1869 में अंग्रेजों ने इसे दो बड़ी रियासतों से इसे भाई किराए पे ले लिया, भाई साहब दे दो, थोड़ा नमक कमा के खाएंगे। हालांकि खाएंगे तो क्या है, अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद से पावरफुल थे ये। राजस्थान की रियासत वैसे भी अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों की गुलामी कर ही रही थी, तो यहाँ भी उन्होंने उनकी बात को मान ही लिया एक तरह से, कोई ज़्यादा विशेष अंग्रेजों को दिक्कत हुई नहीं है। और सांबर जो लेक प्रोजेक्ट जो है वो अपने राजस्थान के बजट के अंदर 2022 के अंदर भी आ चुका है। रामसर साइट भी ये घोषित हो चुकी है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए सांबर लेक, सांबर झील मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, सांबर के बारे में अन्य तथ्य। सांबर झील, अन्य तथ्य, अदर फैक्ट अबाउट सांबर लेक। आइए, मॉडर्न लेटेस्ट नवीनतम, ये एक रामसर साइट भी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। 1990 में इसे राजस्थान की दूसरी रामसर साइट बनाया गया था। इन 1990 राजस्थान की दूसरी रामसर साइट, राजस्थान की सेकंड रामसर साइट। 1981 के अंदर भरतपुर केवलादेव ऑलरेडी राजस्थान की केवलादेव घनापक्षी विहार राजस्थान की पहली रामसर साइट बन चुकी थी। वर्तमान में देखा जाए तो 5 रामसर साइट है, राजस्थान की 5 आर्द्र भूमियां हैं। और अभी तक तो पिछले 30, जब से रामसर कन्वेंशन हुआ है 1972, तब से लेकर के 50 साल हो गए थे। राजस्थान के अंदर सिर्फ 2 ही रामसर साइट थी। 25 के अंदर 2 और बन जाती हैं, अलवर सिली सैड एक और बन जाती है 26 अभी 25-26 में। तो इस प्रकार से आप लोग देखो तो राजस्थान के 5 रामसर साइट हो गया। तो 1990 में राजस्थान की सेकंड रामसर साइट बन गई आर्द्र भूमि सांबर झील है वो है। अच्छा प्रश्न है, 1990 कब बनी थी? 1990 डेट याद रखो। पहली केवलादेव घनापक्षी विहार है जो 1981 के अंदर बनती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवलादेव को 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। अभी प्रश्न आए थे उसमें सन पूछ लिए गए थे कि रामसर कब बनाया गया, 81 में। विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया कि भाई 85 में। तो डेट देकर के 4 स्टेटमेंट देकर के कौन सा सही है? ABCD या इनमें से कोई नहीं, या 1-2, बड़ा दिक्कत हो जाती है। थोड़ा डाउट ना रहे, कंसेप्ट याद रखें। 23 मार्च 1990 को रामसर साइट, सेकेंड रामसर साइट 23 मार्च 1990 को, 23 मार्च, एग्जैक्ट डेट भी याद कर लो, 23 मार्च 1990 सेकेंड रामसर साइट इसे बनाया गया था। और राजस्थान की सेकेंड रामसर साइट उस समय बनी थी। ठीक है, तो कहते हैं कि इतिहास के अंदर
इसका उल्लेख मिलता है। राजा ययाति की साम्राज्य स्थली भी इसे माना गया है। राजा ययाति की यहाँ साम्राज्य का विस्तार था। तो कहते हैं भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर से किया था, जो राजस्थान का पहला राजपूत मुगलों के अंदर पहला वैवाहिक संबंध था। तो कहते हैं कि भारमल ने अपनी बेटी का विवाह इसी जगह पर किया था, सामने जाकर के, है ना, सांबर तक आया था। मरियम उस्मानी या हरकाबाई का विवाह अकबर से 1562 में किया था। ये प्रश्न आता है कई बार। आमेर के भारमल ने, थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले गए हम। आमेर के भारमल ने अपनी पुत्री मरियम उस्मानी या हरकाबाई का विवाह यहीं पर, तो हरकाबाई का विवाह यहीं पर किया था, किससे? अकबर से। पर अकबर से किया। 1562 की बात है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमने देखी है। ठीक है, ओके। देवयानी झील भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके पास में देखोगे आप देवयानी झील, जिसे तीर्थों की नानी कहा गया है, कुष्ठ निवारक झील है, वो भी जयपुर क्षेत्र के अंदर स्थित है। देवयानी झील ये भी आपका कहां पर है? जयपुर, सांबर झील के पास में। इसे तीर्थों की नानी कहा गया है। देवयानी तीर्थों की नानी, ऐसे याद करो, देवयानी तीर्थों की नानी। कुष्ठ निवारक झील इसे कहते हैं। कुष्ठ कोढ़ रोग का इलाज होता है इसमें, इसके पानी में नहाने से। कुष्ठ निवारक झील, तीर्थों की नानी देवयानी, जो कि यहीं पर स्थित है। खारे पानी की झील है ये भी। ठीक है, खारे पानी की झील। तो ये क्लियर होता है, सांबर के पास में ही है, इसलिए हमने इसके संबंध में ये सारी बातें पढ़ी है। ओके, अब इसके संबंध में देखिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुछ अन्य तथ्य पढ़ रहे थे हम। सांबर झील के संबंध में देखिएगा, सांबर झील 2019 में एवियन बॉटुलिज्म नाम की एक बीमारी भी यहां फैली थी, जो चर्चा में थी, जहां प्रवासी पक्षी जो आते हैं उनके पैरों में लकवा मार गया था, है ना। इस वजह से वो भी हजारों की संख्या में पक्षी मारे गए थे। 2019 सांबर झील में एवियन बॉटुलिज्म नामक बीमारी भी फैली थी। एवियन बॉटुलिज्म बीमारी से हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत। तो इस वजह से भी सांबर झील आपके उस समय सुर्खियों में रही थी। तो सांबर झील याद रखिएगा, रामसर साइट भी हो गया, सारी चीजें सांबर झील के संबंध में हमने A to Z पढ़ लिए। मैं जितना आपको लिखा सकता हूँ, जितने प्रश्न आ सकते हैं, वो सारे डाउट मैं अपने नोट से आप लोगों को लिखाऊंगा। ठीक है, और गुजरात का राजहंस और कुर्जा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, पक्षियों की बात करें, कौन से पक्षी यहाँ पर प्रवास करते हैं? गुजरात का राजहंस, इसे फ्लेमिंगो कहते हैं। गुजरात का
राजहंस। वैसे फ्लेमिंगो एक प्रवासी पक्षी है जो मध्य एशिया से आता है, साइबेरिया वगैरह से। फ्लेमिंगो गुजरात का राजहंस। और खिचन फलोदी, खिचन भी एक रामसर साइट है, खिचन फलोदी के कुर्जा। अब ये दोनों इंडिया की है ही नहीं, ये भी बाहर से आती हैं। कुर्जा, ये दोनों जो प्रवासी पक्षी है, फ्लेमिंगो और कुर्जा, आपको यहाँ सांबर झील में देखने को मिलता है। अभी ये भी प्रश्न कई बार आता है कि यहाँ पर कौन से प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और एवियन बोटुलिन्स वाले हमने देख ली है। जयपुर फुलेरा जो रेल मार्ग है वहां पर ये स्थित है। कहाँ पर इसकी लोकेशन है मैंने बताई थी, जयपुर फुलेरा रेल मार्ग पर, ठीक है, जयपुर फुलेरा रेल मार्ग पर स्थित है, जयपुर फुलेरा रेल मार्ग पर। तो जयपुर फुलेरा रेल मार्ग पर ये स्थित है। सारी चीजें लिखवा दी। अब कहीं से भी कोई भी कठिन प्रश्न आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है नहीं, हम इनके बारे में A to Z पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ चीजें जो सांबर झील के बारे में आपसे पूछ लेवे कि सांबर झील क्यों इंपॉर्टेंट है। सांबर झील का ऐतिहासिक महत्व। सांबर झील का ऐतिहासिक महत्व क्या है बताइए। पहला लिखिएगा, दादू दयाल जी का पहला उपदेश यहीं पर दिया गया था। दादू दयाल का प्रथम उपदेश जयपुर के इसी क्षेत्र में दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश सांबर झील के किनारे ही दिया था। ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की ये कर्मस्थली रहा है। ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की कर्मस्थली के रूप में इसे जाना जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर भी सांबर नदी के किनारे है, जो चौहानों की कुलदेवी है। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं पर है। शाकंभरी माता का मंदिर भी आपको सांबर किनारे देखने को मिलेगा। और सांबर झील के ऐतिहासिक महत्व में देखिएगा, नालीसर मस्जिद, जो नालीसर नाम की मस्जिद है, वहां से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो भी सांबर किनारे हैं। नालीसर मस्जिद से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। नालीसर मस्जिद भी आपकी यहीं पर स्थित है। 1709 से 1949 तक जयपुर और जोधपुर रियासत के संयुक्त अधिकार में ये रियासत, ये झील रही है। जयपुर जोधपुर के, जयपुर जोधपुर जो रियासतें हैं, तो जयपुर और जोधपुर रियासतों के अधिकार में रहा है 1709 से लेकर 1949 तक, लगभग 1700 पूरा 1800 पूरा 250 साल तक इन दोनों रियासतों के अधिकार में रहा है। सारी बातें इसके संबंध में हमने A to Z है वो कंप्लीट पढ़ ली है। सांबर झील के बारे में कंप्लीट होता है सारा डाटा। और आई होप सारी बातें आप लोगों के यहाँ पर
क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में डीडवाना कुचामन है, लूणकरणसर झील है, वो सब पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैंने जितने भी खारे पानी की झीलें थी वो आपको सारी लिखवा दी है, और कल अदर झीलें जितनी भी रहेगी वो सब पढ़ लेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखो बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, रिवाइज मल्टीपल टाइम। सबसे पहले देखिए राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों की बात, प्रमुख झीलों में पढ़ा, प्रमुख झीलों के बाद हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया, खारे और मीठे पानी की झील है, और साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये तो ट्रिक होगी जिससे हमें खारे पानी की झीलें सारी याद होगी। इनको मैप के अंदर इनकी लोकेशन कहां पर है हमने ये भी देख लिया। फिर देखा कि यहाँ पर 33 सागर था, अरे इस वजह से खारा पानी था तो खारे पानी से खारी झीलें बन गई। सांबर झील है, फुलेरा जयपुर के अंदर यहाँ पर स्थित है, और इसका विस्तार है वो 3 जिलों तक है। प्राकृतिक झील है, बिजोलिया लेक में इसका उल्लेख मिलता है। कैसी झील है ये, आकार, विस्तार, क्षेत्रफल देखा। सांबर झील के किनारे वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, 4 नदियां हैं। खामखा रूप का घमंड कर रहे हो, याद कर लो, ट्रिक से याद हो जाएगा। ग्लोब पर इसकी लोकेशन कहां पर है, और सांबर साल्ट लिमिटेड मोस्ट इंपोर्टेंट है, 64 में ये स्थापित होता है, और सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा ही यहां पर नमक उत्पादन किया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यार विधि से यहां पर नमक का उत्पादन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यार विधि से नमक उत्पादन होता है, अंग्रेजों के अधिकार में भी रही है, जयपुर जोधपुर रियासत का अधिकार था, और 1562 में भारमल ने अपनी बेटी का विवाह भी किया था। रामसर साइट है राजस्थान की सेकंड वाली, ये भी सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवयानी झील भी यहीं पर है। प्रवासी पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं, ध्यान रखना। एवियन बोटुलिज्म फैला था और किस वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। थैंक यू।